गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कल जो हमने डिस्कस किया था वो क्लास 9 में हमने डिस्कस किया था कि दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन के बारे में डिस्कस किया था। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उससे नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, कल जो हमने डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के बारे में मैंने आपको बताया था जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणधर्म एक जैसे रहते हैं या रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है, वो जो भौतिक परिवर्तन होता है वह उत्क्रमणीय होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि भौतिक परिवर्तन में हम जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे हमारे पास बर्फ है, बर्फ को यदि हम पानी में कन्वर्ट करते हैं तो बर्फ को जब हम गर्म करेंगे तो पानी में कन्वर्ट हो जाती है, और जब पानी को वापस से ठंडा करते हैं तो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मींस उत्क्रमणीय परिवर्तन। अभी जो नाम आया था उसका मतलब क्या बताया था मैंने? उत्क्रमणीय परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ जिसमें अभिकारक से उत्पाद बन जाता है और पुनः उत्पाद से अभिकारक बन जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन। अर्थात यह परिवर्तन दोनों दिशाओं में होता है। ठीक है, एक बार बर्फ से पानी बना और जब पानी को वापस से ठंडा कर दिया तो वापस से क्या बन गई? बर्फ। ये किस प्रकार का परिवर्तन हो गया? आपका भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन की अगर मैं बात करता हूं तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणधर्म भी बदल जाते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को आप कहते हो रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक जो परिवर्तन होता है वह स्थायी परिवर्तन होता है, जबकि भौतिक परिवर्तन होता है वह अस्थायी परिवर्तन होता है। जो रासायनिक जो परिवर्तन होता है उस रासायनिक परिवर्तन में जो रासायनिक जो परिवर्तन होता है उसमें नए पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है। जो रासायनिक जो परिवर्तन होता है वह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। अनुत्क्रमणीय होता किस प्रकार से है कि अनुत्क्रमणीय जो परिवर्तन होता है उसका मतलब ये हुआ अपना कि अनुत्क्रमणीय जो परिवर्तन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ अभिकारक से उत्पाद बन जाता है, लेकिन वापस से उत्पाद से अभिकारक नहीं बन पाता है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था जैसे दूध से दही बनना, अर्थात आप दूध से दही तो बना सकते हो लेकिन क्या वापस दही से दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते, नॉट पॉसिबल। इस वजह से यह परिवर्तन कैसा हो गया? आपका रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें नए पदार्थ का निर्माण हुआ है और यह परिवर्तन दोबारा नहीं हो पाता। इसका मतलब यह है कि दही से दूध नहीं बन पाता है, ये रिवर्स परिवर्तन नहीं हो पाता है। इस वजह से यह कहलाता है अनुत्क्रमण परिवर्तन। यह परिवर्तन कैसा होता है? स्थायी होता है। ठीक है, ये कल तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ेंगे कि कल मैंने बताया था कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है बेटा ठोस, पदार्थ की अवस्था पहली होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव और तीसरी होती है गैस, चौथी होती है बीईसी और पांचवी होती है आपकी प्लाज्मा। हमारे पास पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। पहली है ठोस, दूसरी है द्रव, तीसरी है गैस, चौथी है बीईसी और पांचवी है प्लाज्मा। ध्यान देना, अब तक हमने ये 3 अवस्थाओं के बारे में ही पढ़ा था। ठीक है, लेकिन जो हमारे आरबीएससी के द्वारा जो बुक जो चलाई जा रही थी, राजस्थान बोर्ड के द्वारा जो बुक जो चलाई गई थी उसके अंदर 5 अवस्थाओं के बारे में जानकारी है। चौथी है बीईसी। बीईसी की फुल फॉर्म क्या होगी आपके पास? बोस आइंस्टीन कंडेंसी। ठीक है, और प्लाज्मा, ये 5 अवस्था है। इन 3 के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारी बुक में इन 3 अवस्थाओं का ही वर्णन बताया गया है, तो हम 3 अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली अपनी ठोस अवस्था। ठोस अवस्था आप किसे कह रहे थे कल? जैसे मेरे पास बर्फ थी तो बर्फ को मैंने क्या कहा था कि क्या है आपकी ठोस अवस्था में? क्यों है ये बर्फ ठोस अवस्था में है? क्यों? क्योंकि बर्फ में जो कण होते हैं, स्ट्रक्चर देख लो एक बार, ठोस की संरचना देख लो एक बार कि जैसे आपके पास ये कण है, ये
देखो इन कणों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है ना, बिल्कुल भी गैप। तो ठोस अवस्था में क्या होता है कि कणों के जो बीच की दूरी होती है वो नगण्य होती है। दैट मींस जो इनमें जो कण आपस में जो कण होते हैं, इसके जो ठोस अवस्था में पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, बिल्कुल सटे हुए रहते हैं। उनके बीच में कोई भी अंतरकाशीय स्पेस नहीं होता है, अंतरकाशीय जगह नहीं होती है ताकि वो विचरण कर सके। ठीक है, जब स्पेस ही नहीं होगा तो स्पेस नहीं होगी, अपने आप क्या हो गया, ठोस हो गया। अब हमारी बर्फ है, बर्फ में बर्फ के जो कण होते हैं उनके बीच में स्पेस नहीं होता है, इस वजह से वो क्या होती है, कठोर होती है। जब हम उसे या तो तोड़ ही सकते हैं, ठीक है, या उसको पिघला ही सकते हैं। जब मैं इसको तोड़ देता हूं तो ये ठोस के अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाती है। जैसे ये टुकड़ा ये हो गया, ये अलग टूट गया, ये अलग टूट गया। ठीक है, तो ये अब भी कैसा कहलाएगा, ये ठोस, ये भी कैसा कहलाएगा ठोस, और ये भी कैसा कहलाएगा ठोस। इस वजह से जो ठोस की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, उनमें जो संपीड़न होता है वो नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, दूसरी बात है, जो ठोस के जो कण होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ या आपस में विचरण नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बीच में स्पेस जो होता है वो बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। तीसरी बात, आप देखो, अब बात आती है द्रव की। द्रव में जो कण स्थित होते हैं वो ठोस की अपेक्षा थोड़े से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। इस वजह से इनमें संपीड़ितता का गुण पाया जाता है। जब इसमें संपीड़ितता का गुण पाया जाएगा तो अब ध्यान देना, इस ठोस का तो हम आकार निश्चित कर देते हैं, ठोस का आकार निश्चित होता है, लेकिन द्रव का कोई आकार निश्चित नहीं होता, आकार निश्चित नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इस द्रव को हम जिस भी बर्तन में डालते हैं, कोई भी अपने पास कंटेनर होगा, यदि हम उसको किसी भी बर्तन के अंदर डालते हैं तो वह उसी का आकार ले लेता है। कौन, द्रव। जबकि ठोस है, ठोस एक बार जो आकार मिल गया वो उसी आकार में रहता है, उसका आकार चेंज नहीं होता है। अर्थात मैं ये कहूं कि ठोस का आकार तो निश्चित होता है, जबकि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। ठोस में संपीड़ितता का गुण नहीं पाया जाता, जबकि द्रव में संपीड़ितता का गुण पाया जाता है। ठोस के जो कण होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, उनमें जो स्पेस होता है वो ना के बराबर रहता है, जबकि जो द्रव के जो कण होते हैं वो दूर दूर रहते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होने के कारण वो विचरण कर सकते हैं, उनमें संपीड़ितता का गुण पाया जाता है। अब मैं बात करता हूं गैस की। गैस का आकार निश्चित नहीं होता, इसको जिस पात्र के अंदर हम डालते हैं वह उसी के अकॉर्डिंग अपना स्थान ले लेती है। अर्थात मैं आपसे ये कहूं कि जैसे आपके पास ज्यादा आयतन वाला कोई भी सिलेंडर है, उससे आपको गैस ट्रांसफर करनी है, तो कम आयतन वाले सिलेंडर में ये इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अर्थात इसका आकार तो निश्चित नहीं होता, ये भी पात्र के अनुसार स्थान ले लेती है, लेकिन होता क्या, इसमें संपीड़ितता का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, संपीड़ितता सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके पास गुब्बारा होता है, जैसे ही आप उस गुब्बारे को जैसे आप फुला लेते हो, ठीक है, जब आप उस गुब्बारे को फुलाते हो तो फुलाने के पश्चात आप उस गुब्बारे को आप किसी भी आकार का रूप दे सकते हो। आप उसके अंदर हवा भरते हो, जब आप उसके अंदर हवा भरते हो तो आप उस गुब्बारे को किसी भी या किसी का भी आप उसे रूप दे सकते हो। तो जो गैस होता है उसका आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है, उसके जो कण होते हैं वो ठोस और द्रव की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, इसमें संपीड़ितता गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये हमारी होगी अवस्था। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या हमारे पास जो ठोस अवस्था है, द्रव अवस्था है या गैस अवस्था है, क्या हम इसको दूसरी अवस्थाओं में चेंज कर सकते हैं? जैसे ठोस को द्रव में चेंज कर दिया, द्रव को गैस में चेंज कर दिया, क्या इस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं? तो अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी ठोस पर ताप का प्रभाव होता क्या है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक रहेगा कि ठोस पर ताप का प्रभाव, ठीक है, या पदार्थ की अवस्थाओं पर ताप का प्रभाव।
देखो ये है क्या, इस द्रव्य का मतलब होता है बेटा पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ। एक आपने ये द्रव्य पढ़ा है अभी, यह जो द्रव्य है ये इसकी अवस्था है, पदार्थ की क्या है ये अवस्था। ठीक है, इस द्रव्य का मतलब क्या हो गया आपका पदार्थ, और इस द्रव्य का मतलब हो गया पदार्थ की अवस्था। अब ध्यान देना, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पदार्थ की अवस्था पर तापमान के प्रभाव को हम पढ़ेंगे। तो सबसे हम पहले पढ़ते हैं ठोस के ऊपर ताप का प्रभाव। ये है क्या, ठोस पर ताप का प्रभाव क्या है? यदि आपके पास कोई भी ठोस पदार्थ है, मान लीजिए आपके पास बर्फ ही है, इस बर्फ को जैसे ही आप गर्म करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर? पानी में। दैट मींस ये तो किस अवस्था में थी? ठोस अवस्था में। ये किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। तो आपने ये देखा कि ठोस पर ताप का प्रभाव जब हम करते हैं तो जो ठोस होता है जब हम उसे गर्म करते हैं तो किस अवस्था में चेंज हो जाता है? द्रव अवस्था में चेंज होता है। ठीक है, या फिर मैं ये कहूं कि यदि आपके पास कोई भी ठोस पदार्थ है, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, जब आप उसे गर्म करते हो, ये क्या है आपके पास? अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड। जब आप इसे गर्म करते हो तो ये अब किस रूप में है? ठोस अवस्था में। किस रूप में बेटा? ठोस अवस्था में। जब ये ठोस अवस्था में है तो ये जब आप इसे गर्म करते हो तो ये सीधा कन्वर्ट हो जाता है किस रूप में? गैसीय अवस्था में। किस रूप में? गैसीय अवस्था में। ये बना लेता है NH4 प्लस Cl, अमोनिया, और ये क्लोराइड गैस बाहर आ जाती है। ये अमोनिया भी गैस हो गई, क्लोराइड भी। ये किस रूप में हो गया आपके पास? गैस अवस्था में। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप किसी भी ठोस पदार्थ को ताप देते हो तो उसकी अवस्था में चेंजमेंट हो जाता है। ये प्रयोग तो हमने ये पढ़ लिया। अब हम दूसरा जो पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास द्रव है, द्रव पर अगर मैं तापमान के प्रभाव को अगर मैं बढ़ता हूं तो द्रव पर ताप का प्रभाव, अगर द्रव पर ताप के प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, मान लीजिए हमारे पास पानी है, इस पानी को जब मैं गर्म करता हूं तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा वाष्प में। अब आपको ये पता है कि जो पानी है वो किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। वाष्प किस अवस्था में है? गैस। तो बताओ स्टेट चेंज हुई या नहीं हुई? अवस्था चेंज हुई या नहीं हुई? हो गई ना, क्योंकि द्रव से गैस बन गया। तो इस पानी पहले द्रव अवस्था में था, वाष्प अब पानी पहले द्रव अवस्था में था, जो वाष्प है वो बन गई, वो कौन सी अवस्था बनी? गैस अवस्था बनी। तो द्रव पर तापमान का प्रभाव हो गया। तीसरा हम बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी गैस है, कोई भी गैस है, यदि उस गैस, देखो ये तो हो गया तापमान का प्रभाव, है ना। अब मान लीजिए अपने पास कोई भी गैस है, यदि उस गैस को ठीक है, मान लीजिए आपके पास गैस है, गैस आपके पास वाष्प लगा हुआ है, वाष्प है। जब आप इस वाष्प को जब ठंडा कर देते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसमें? पानी में। ठंडे का मतलब है तो वो कोई ना कोई टेम्परेचर ही, चाहे हो वो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो होता क्या है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वो पानी में। अब देखो ये कह क्या रहा है, ये बोल रहा है कि किसी भी पदार्थ के ऊपर तापमान का जो प्रभाव होता है वो किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमने बात बताई तीन स्टेट के बारे में हमने आपको बताया, सेम वे में यही डिस्कस करते हैं। अब देखो हमारे पास 3 डेफिनेशन आती है। पहली तो है आपकी गलनांक, दूसरी है आपकी क्वथनांक, ठीक है। ये 2 डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
तो पहला है देखो गलनांक। हम किसी भी ठोस पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो यदि वह द्रवावस्था में कन्वर्ट हो जाता है, द्रवावस्था में चेंज हो जाता है, तो इसे तो हम कहते हैं गलनांक। क्या कि ठोस अवस्था से कोई भी पदार्थ है यदि वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाए तो इसे तो आप कहते हो गलनांक। और क्वथनांक किसे कहते हो आप? जब कोई भी द्रव अवस्था में कोई पदार्थ है यदि वो चेंज हो जाए गैस अवस्था में तो वह कहलाता है क्वथनांक। अब डेफिनेशन सुन लो। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रवावस्था में बदल जाए इसे तो कहते हो आप गलनांक। और वह न्यूनतम तापमान जहां पे कोई द्रव पिघलकर या वाष्प में बदलकर गैस अवस्था में बदल जाए वह कहलाता है आपका क्वथनांक। ठीक है, कोई द्रव चेंज हो जाए किसमें? गैस में, तो वह कहलाता है उसका क्वथनांक। ये हमारी थी डेफिनेशन। आज की वीडियो में हमारा इतना ही है। कल हम डिस्कस करेंगे जो हमने अब तक 2 दिन से जो हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में, प्लस आने वाले जो टॉपिक है उनके बारे में। ये आपका लेसन नंबर 1 चल रहा है। लेसन नंबर 1 हमारे आसपास जो पदार्थ उन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।